हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 6 एकर्स एंड द थर्ड नोवेल को एज अ पोस्ट कॉलोनियल नोवेल डिस्कस करने वाले हैं। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग दिस नोवेल। तो लेट अस बिगिन। इसी नोवेल में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर होता क्या है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर शोज द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो इस लिटरेचर में कॉलोनियलिज्म के आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में बताया जाता है। कॉलोनियलिज्म होता है जैसे कि हमारे इंडिया में था। इंडिया में जब ब्रिटिशर्स का राज था, तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हमारी कंट्री को कॉलोनाइज़ किया हुआ था, अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी हमारे इंडिया में। तो उस कॉलोनियलिज्म का हमारे कल्चर के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ, तो उस इफ़ेक्ट को पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में बताया जाता है एंड क्रिटिक्स इट इन सेवरल डायमेंशंस। और अलग अलग डायमेंशंस में उसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। यहाँ पे सेवरल डायमेंशन से मतलब है जैसे सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली उसका कॉलोनियलिज्म का क्या इफ़ेक्ट पड़ा हमारे ऊपर, उसके बारे में बताया जाता है। ये जो नोवेल है ये ज़मींदारी सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। उस सिस्टम में क्या होता था कि जो अंग्रेज़ हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो हमारे जो फार्मर्स हैं उनसे टैक्स लेते थे। ये टैक्स ब्रिटिशर्स के पास डायरेक्टली नहीं जाता था, ये एक मिडल मैन यानी कि ज़मींदार के थ्रू होके जाता था। मतलब जो फार्मर्स हैं वो अपना टैक्स पहले ज़मींदार को देते थे और ज़मींदार उस टैक्स में से कुछ पार्ट अपने पास रख कर बाकी का ब्रिटिशर्स को आगे दे देते थे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम में जो ज़मींदार हैं वो एम्पावर्ड थे, ब्रिटिशर्स ने उन्हें पावर दी हुई थी। यहाँ पे इन ज़मींदारों को मिडिल क्लास नाम दिया हुआ है। तो ड्यूरिंग colonialism, तो colonialism के दौरान इन इंडिया द ब्रिटिशर्स बेस्टोड पावर इन द हैंड्स ऑफ मिडिल क्लास। तो जो ब्रिटिशर्स ने जो पावर दी हुई थी वो मिडिल क्लास के हाथों में, मतलब जो ज़मींदार थे उनके हाथों में पावर दी हुई थी। विच वर नेटिव बाय बर्थ, जो कि बर्थ से तो इंडियन ही थे, बर्थ से हमारे नेटिव थे, बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन एंड एटीट्यूड। लेकिन वो अपने टेस्ट, ओपिनियन और एटीट्यूड में इंग्लिश थे, मतलब ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे एंड एम्पावर्ड विद द कॉलोनियल एजेंसी। और कॉलोनियल एजेंसी का मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स से है। फ़कीर मोहन सेनापति's पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट छा मन्ना अथा गुंथा। अब ये हमारा जो नॉवल है ना, 6 एकर्स एंड अ थर्ड, क्योंकि ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, इसको ओरिजिनली फ़कीर मोहन सेनापति जी ने उड़िया लैंग्वेज में लिखा था और जिसमें इसका टाइटल है छा मन्ना अथा गुंथा। ठीक है, इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज 6 एकर्स एंड अ थर्ड। एक्सप्लोर्स द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इफेक्ट्स ऑफ colonialism ऑन उड़िया सोसाइटी। तो क्योंकि जो उड़ीसा था उस टाइम, ठीक है, कॉलोनियलिज्म के दौरान जो उड़ीसा था वहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम चलता था, तो इसलिए फ़कीर मोहन सेनापति जी ने उड़िया सोसाइटी के ऊपर कॉलोनियलिज्म का सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली क्या इफ़ेक्ट पड़ा उसको अपने इस नोवेल में दिखाया है। वाइल द मिडल क्लास जॉइंड हैंड्स विद द colonizers एंड गॉट empowered बाय एजेंसी। जो मिडिल क्लास है, मतलब जो ज़मींदार हैं, उन्होंने तो अपने हाथ ब्रिटिशर्स के साथ मिला लिए थे, उनको पावर भी मिली हुई थी। द मोस्ट अफेक्टेड वर द ओडिया लोअर क्लास पीपल। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है, जो बुरा इफ़ेक्ट है, वो हमारी लोअर क्लास लोगों के ऊपर पड़ा था, मतलब जो गरीब वर्ग के लोग थे। द नोवेल टेल्स द ट्रैजिक टेल ऑफ द इलीगल एक्विजिशन। इलीगल एक्विजिशन का मतलब है नाजायज़ हथियाना ऑफ द फर्टाइल लैंड ऑफ अ वीवर कपल। तो इफ़ यू हैव रेड द नॉवल तो आपको पता होगा कि इसमें एक वीवर कपल था, भगिया और सरिया। वो बेचारे काफ़ी गरीब कपल थे और उनकी जो फर्टाइल लैंड है, काफ़ी अच्छी लैंड थी, बहुत ही उपजाऊ, उसको हथिया लिया गया था थ्रू मैनिपुलेशन। बहुत उनको मैनिपुलेट किया गया था और फाइनली उनकी जो फर्टाइल लैंड है उसको हथिया लिया गया था। अब इस नॉवल में होता क्या है, इस नॉवल का जो प्रोटैगनिस्ट है वो है रामचंद्र मंगाराज।
बहुत ही लालची किस्म का इंसान है। ये बहुत ही पाखंडी है। लोगों को तो ये शो करता है कि ये बहुत ही धार्मिक है, बहुत व्रत वगैरह पूजा पाठ करता है, लेकिन असल में इसके मन में बहुत ज़्यादा लालच है। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल रामचंद्र मंगाराज एन ईवल लैंडलॉर्ड, यही हमारा नावल का जो है ज़मींदार है, इज़ द कॉलोनाइज़र। ये नावल में एक तरह से कॉलोनाइज़र का काम कर रहा है। मतलब इस नावल में ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे वो हमारे लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये नहीं दिखाया गया है। जो कॉलोनाइज़र है यहाँ पे वो रामचंद्र मंगाराज के रूप में दिखाया गया है, जो कि लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो एक ईवल लैंडलॉर्ड है, ज़मींदार है, इज़ द कॉलोनाइज़र हु थ्रू वेरियस मीन्स, जो अलग अलग तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। ऑक्यूपाइज देयर प्रॉपर्टी एंड कंट्रोल्स द विलेज, उनकी प्रॉपर्टी को भी हथियार लेता है और कंट्रोल करता है विलेज को। इन द विलेज गोविंदापुर, और उसका जो जो विलेज है उसका नाम है गोविंदापुर। मंगाराज एज अ कॉलोनाइजर ऑक्यूपाइज लैंड ऑफ अ पुअर वीवर कपल थ्रू हिज एक्सर्शन ऑफ पावर। अपनी पावर का यूज़ करके इस बेचारे पुअर वीवर कपल की जो लैंड है उसको हथिया लेता है। ही ऑल्सो कंट्रोल्स द विलेज इकोनॉमी विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट, वो उस पूरे विलेज की इकोनॉमी को भी कंट्रोल करता है। जो वहाँ की जो मार्केट है वो उसी के अंडर है सारी। दैट द फैक्ट दैट द मार्केट इन गोविंदापुर owed its existence एंड प्रॉस्पेरिटी टू हिम। तो कहा गया है कि जो मार्केट की जो एग्जिस्टेंस है, उसकी प्रॉस्पेरिटी है, खुशहाली है, वो मंगाराज की वजह से ही है। मतलब जो मार्केट है उसकी एग्जिस्टेंस मंगाराज की वजह से ही है। उसी ने वहाँ की मार्केट को कंट्रोल किया हुआ है। एंड द वेंडर्स कैन नॉट सेल देयर वेजिटेबल अंटिल द वेजिटेबल्स ऑफ मंगाराज ऑर्चर्ड हैज़ नॉट बीन ऑल सोल्ड। और वहाँ के जो वेंडर्स हैं वो अपनी सब्जियाँ तब तक नहीं बेच सकते जब तक मंगाराज के ऑर्चर्ड, मतलब मंगाराज के गार्डन की सभी सब्जियाँ बिक नहीं जाती। तो यहाँ से ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि मंगाराज ने कैसे वहाँ की पूरी मार्केट को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। द अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम इन ओडिशा इन्वाइटेड द ब्रिटिशर्स टू एस्टैब्लिश स्टेबल गवर्नेंस। तो क्योंकि उड़ीसा में कोई भी एक प्रॉपर स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, तो जिसकी वजह से और इसी कंडीशन ने ब्रिटिशर्स को वहाँ पे इनवाइट किया, वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए एंड टू कैरी फॉरवर्ड देयर सिविलाइजिंग मिशन। तो जैसे अंग्रेज़ बोलते थे ना कि हम तो यहाँ पे आपको सिविलाइज करने आए हैं, ठीक है। तो यही चीज़ वो लोग आके ब्रिटिशर्स उड़ीसा में आके उनको बोलते थे कि हम तो आपको सिविलाइज करने आए हैं, लेकिन असल में वो हमें कंट्रोल कर रहे थे। द ब्रिटिश इंटरवीन्ड एंड चेंज द पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ उड़ीसा। उन्होंने जब उनकी गवर्नमेंट वहाँ यहाँ पे बनी तो उन्होंने उड़ीसा का पूरा जो पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। अलग अलग लॉज वहाँ पे लागू कर दिए, सेवरल लॉज लाइक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, टैक्स सिस्टम एट्सेट्रा दैट गिव पावर इन द हैंड्स ऑफ मिडिल क्लास ज़मींदार। और इन सब लॉज की वजह से जो सारी पावर है वो ज़मींदार के हाथों में आई। थ्रू whom द ब्रिटिश रिमोटली कंट्रोल द एरियाज़, और जो ब्रिटिशर्स थे वो दूर बैठे ही इन एरियाज़ को कंट्रोल करते रहे ज़मींदार के थ्रू। वी डू नॉट फाइंड एनी ब्रिटिशर कॉलोनाइजर इन द नोवेल। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस नोवेल में हमें डायरेक्टली कोई भी ब्रिटिश कॉलोनाइजर नहीं देखने को मिलता। हाउएवर सेनापति हैज़ पोर्ट्रेड मंगाराज एज अ कॉलोनियल एजेंट, लेकिन सेनापति ने मंगाराज को ही एक कॉलोनियल एजेंट के रूप में पोर्ट्रे किया है, थ्रू whom द ब्रिटिश रन देयर एम्पायर रिमोटली, जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स अपना एम्पायर चला रहे हैं दूर बैठे ही। मंगाराज uses both the laws and the loopholes in the laws to suppress and oppress the people in his जमींदारी। वो इन लॉज को यूज़ करके लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो कामयाब भी होता है। अब ये मंगाराज क्या करता है कि ये लोगों को लोन देता है, ठीक है। जो लोग अपने उधार लिए हुए पैसों को वापस नहीं कर पाते, वापस लौटा नहीं पाते ज़मींदार को,
तो वो ज़मींदार मतलब मंगाराज उनकी लैंड को हथिया लेता है। इसी तरह से मंगाराज पुअर भगिया और सरिया की लैंड को हथियाता है। So the British revenue system resulted in the occupation of land by zamindars when the people could not pay their loan. Mangaraj occupies the land of poor Bhagia and many more through this means. और सिर्फ भगिया और सरिया की ही नहीं और भी लोगों की जो ज़मीन है वो इसी तरह से हथियाता है। They mortgage their lands and are never able to pay off the loan due to the interest system. मोर्टगेज का मतलब होता है गिरवी रख देना। तो जब वो मंगाराज उनको लोन देता था तो उसके बदले में उनकी जो लैंड है उसको गिरवी रखवा लेता था अपने पास, और जब वो लोन नहीं पे कर पाते थे तो वो अल्टीमेटली उनकी लैंड को हथिया लेता था। द लैंड इज देन लीगली ऑक्यूपाइड बाय मंगाराज। ऑन द कॉन्ट्ररी द जमींदार्स वर नॉट स्पेयर्ड फ्रॉम द कॉलोनियल लॉज। बेशक जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ज़मींदारों को पावर दी हुई थी, ज़मींदारों के पास पावर थी, लेकिन फिर भी वो कॉलोनियल लॉज मतलब ब्रिटिशर्स के लॉज से खुद नहीं बचे हुए थे। रामचंद्र मंगाराज इन द नॉवल एक्वायर्ड द ज़मींदारी ऑफ फतेहपुर सरसंधा थ्रू दिस मीन्स when दिलबर मियाँ could not pay the required amount to government, दीदार मियाँ। अब ज़मींदारी सिस्टम में क्या था कि अगर जो ज़मींदार हैं उन्होंने जो टैक्स वसूला है लोगों से उसमें कुछ पार्ट वो अपने पास रख के बाकी का ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, प्रॉपर जो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनको टाइम दिया है कि आप इतने टाइम में हमें हमारी रकम पहुंचा दो, अगर वो उस चीज़ में नाकाम रहते हैं तो ब्रिटिशर्स ज़मींदारों से उस लैंड को छीन लेते हैं और किसी दूसरे ज़मींदार को दे देते थे। तो रामचंद्र मंगाराज के पास जो लैंड थी, जो ज़मींदारी थी फतेहपुर सरसंधाना की, वो इसी तरीके से उसके पास आई थी। रामचंद्र मंगाराज के पहले जो वहाँ का ज़मींदार था दिलदार मियाँ, मंगाराज ने उसको उसके साथ धोखा किया था और अल्टीमेटली उसकी जो ज़मींदारी थी वो अपने कब्ज़े में कर ली थी। तो इवन दो द मिडिल क्लास एन्जॉयड द पावर, तो हम कह सकते हैं कि बेशक जो मिडिल क्लास है, जो ज़मींदार हैं, उनके पास पावर थी, वो ब्रिटिशर्स की दी हुई पावर को एंजॉय भी करते थे। दे वर नॉट इवन स्पेयर्ड फ्रॉम द कॉलोनियल लॉज, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कॉलोनियल लॉज से वो खुद भी नहीं बचे हुए थे। द एलियन लॉज एंड कल्चर्स ऑफ द colonizers impacted every sphere of the society negatively. colonizers के ब्रिटिशर्स के जो बनाए हुए लॉज थे और उनका जो कल्चर था, उन्होंने हमारी सोसाइटी के हर स्फीयर को, हर एस्पेक्ट से नेगेटिवली अफेक्ट किया। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।